Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो ये है कि पाकिस्तान की जो नई इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बताई जा रही है कि उसका तकरीबन 100 सफ़े की है वो, और जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पिक की जा रही है वो ये है कि जी पाकिस्तान ये चाहता है कि हम तो अगले 100 साल भी इंडिया के साथ हॉस्टिलिटी नहीं चाहते और हम जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनके साथ अमन चाहते हैं, और ये एक बेसिकली इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ पाकिस्तान जाना चाह रहा है अपने नेबर्स के साथ। और इसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मेरा ख्याल है अवाम के सामने लेके आने लगे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि 75 साल पाकिस्तान की कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं रही, इसकी क्या वजूहत है। खैर एनी हो, इस पर बात करते हैं और मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर हामिद बरसानी साहब। बैरिस्टर साहब के वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जनाब चीमा साहब, थैंक यू। अच्छा बैरिस्टर ये बताइएगा सर, ये मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि बेसिकली तो अभी ये बात कर रहे हैं कि जी 100 साल भी हॉस्टिलिटी नहीं चाहते, लेकिन इमरान खान साहब भी बड़ी सख्त बातें करते हैं, माहौल भी उसी तरह है, कुछ तब्दीली भी नहीं आ रही। या आप समझते हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट बना है, मोहित यूसुफ ने ये काम किया है, जारी बात है फौज से भी इनपुट ली गई है, सियासतदानों से भी, स्टेक होल्डर से, वो कह रहे हैं हमने तमाम सूबों से, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हमने सबसे इनपुट ली है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई एक माइलस्टोन है? क्या वाकई पाकिस्तान इस तरह चाहता है, या कि ये समझते हैं कि माजी की तरह बस ये बातें ही हैं और असल में जो है वो चलता रहेगा? देखें जी, ये बड़ा एक थ्रिल क्रिएटिंग किस्म का डॉक्यूमेंट जरूर है, फैसिनेटिंग, लेकिन ये कोई पहला टाइम नहीं है कि ये ऐसे हुआ है। आपको याद होगा कि पहले भी इस तरह का एक डॉक्ट्राइन गालिबन कियानी साहब के दौर में सामने आया था, जिसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि हमारा दुश्मन वो पाकिस्तान के अंदर है, बाहर नहीं है। तो हमारे जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस हैं वो ये हैं कि हम यहाँ लड़ेंगे, बाहर कोई हमारा वो नहीं है। और अगर उस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की हमेशा से ऑफिशियल पॉलिसी यही रही है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है और हमने किसी के खिलाफ लड़ना नहीं है। उसमें सिर्फ एक चीज रही है, वो है लफ्ज के, यानी कश्मीर, जिसने जाके तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया, वरना ऑफिशियली तो आप कोई एक डॉक्यूमेंट उठा के देख लेना। मुल्कों के मामले में ये नहीं होता कि ये साहब झूठ बोल रहे हैं या वो साहब सही कह रहे हैं। मुल्कों के मामले में ये होता है कि आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या है जिस पे बाकी लोग रिलाई करते हैं, और ऑब्वियसली तजिया कार फिर ये भी देखते हैं किसने क्या बयान दिया, लेकिन बेसिकली वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो राइट फ्रॉम 1947 पाकिस्तान की जो है इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन यही रही है कि जी हमारा कोई दुश्मन नहीं और हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते। और डेफिनेटली इस पॉलिसी के बावजूद आप ये देखें कि भारत के साथ ऑलमोस्ट जो है वो 4 जंगें हुई हैं, या 3 कह लें, कारगिल की बात करें तो 4 भी कह लें। तो ये सारी जंगें जो थी, ये जंगें शुरू होने से पहले और जंग शुरू करने के बाद दोनों औकात में पहले ये दोहराया गया कि हमारी पॉलिसी अमन है, हम पड़ोसियों के साथ इज्जत और वकार के साथ रहना चाहते हैं। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं जब हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि जो पाकिस्तान का मोस्ट हॉकिश किस्म के डिक्टेटर थे, जाहिर है सिविलियन गवर्नमेंट्स को तो कभी खुद पाँव टेकने की जगह नहीं मिली, तो उनके बारे में कुछ कहना कि वो इंडिया से दुश्मनी करेंगे या नहीं करेंगे, सवाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कुछ एक वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के, लेकिन असल इख्तियार तो बहरहाल मिलिटरी डिक्टेटर्स के पास रहा है, जिनके पास 8 साल 10 साल या 12 साल का अरसा रहा है, और वही असल में पॉलिसी मेकर और ट्रेंड सेटर रहे हैं जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिसी में, चूंकि उनके पास टाइम होता था बहुत ज़्यादा। 10-12 साल एक डेकेड है जिसमें आप चीज़ों को बड़े गहराई से देख सकते हैं, तय कर सकते हैं क्या करना है। उसमें आप ये देखेंगे सबसे पहले हम अयूब खान को, जो अपने आप को फील्ड मार्शल कहते थे, मिसाल के तौर पे पेश करते हैं कि उन्होंने अमन के लिए क्या क्या कोशिशें की, लेकिन उन्हीं के ज़माने में जो है 1965 की जंग भी हुई। अब अगर आप ये देखें कि उस जंग से फ़ौरन पहले और उस जंग के फ़ौरन बाद अयूब खान के बयानात क्या थे, और ज़ाहिर है ये जो आपका नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आया है ये भी एक टॉप आपका जो
फोरम है उसकी तरफ से आया है, ख्वाह वो आपके मिलिट्री जनरल्स इसमें शामिल हों या प्राइम मिनिस्टर्स हों या दोनों मिलके हों, लेकिन जाहिर है ये कहीं नीचे से आने वाला डॉक्यूमेंट नहीं है कि वजारत खारजा ने लिख दिया। तो मैं इसलिए अयूब खान की मिसाल दे रहा हूं कि जंग से पहले अगर आप उनकी सारी खतो किताबत और उनकी मुलाकातों का रिकॉर्ड पढ़ें जो वो अमरीकियों के साथ कर रहे थे, और बाय द वे उनका ज्यादा वक्त गुजरता है अमरीकियों के साथ कम्युनिकेशन में था, क्योंकि उस वक्त दुनिया की हद ये थी कि सोवियत यूनियन के खिलाफ तो हम वैसे ही उधार खाए बैठे थे, तो दुनिया ऐसे दो ब्लॉकों में तकसीम थी, तो आपने अगर वेस्ट से बात करनी है तो अमेरिका से ही होती थी, और दूसरे ब्लॉक से करनी है तो सोवियत यूनियन से ही होती थी, बाकी किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं। या बाद में 62-3 में जो है चाइनीज फैक्टर भी उसमें इंट्रोड्यूस हो गया था, वरना उससे पहले मुल्क यही दो थे जिनसे बात होती थी। तो अयूब खान जो है उसने हर दफा अमेरिकी सफारतकारों को और अमेरिकी सदर को ये यकीन दिलाया कि मुझसे बड़ा अमन पसंद आदमी इस कायनात में है ही कोई नहीं, और जंग ये तो बिल्कुल ही बेवकूफों का और इडियट्स का जो है वो काम है। ये कैसे हो सकता है कि मैं किसी तरह अपने किसी पड़ोसी के खिलाफ किसी जंग की बात करूं? अगर आप वो एक सनसनी खेज किस्म की दास्तान है 1965 की, और उसकी आप लामा बालामा रिपोर्ट पढ़ें कि 1965 में अयूब खान की ये जो क्लियर किस्म की कम्युनिकेशन थी अमेरिका के साथ कि हम किसी के साथ कोई जंग नहीं चाहते, आप सिर्फ ये मेहरबानी करें कि इंडिया को कहें कि वो कश्मीर इशू पे जो है हमसे बात करे, और उसको या तो वो जो भी उनके पैरामीटर्स थे इनके अंदर जो है वो हल करे। उसमें आप ये देख के हैरान होंगे कि अयूब खान ने इवन अगस्त में भी उनका यही मौकफ था। जनवरी में, और इसमें मैं आपको बड़ी दिलचस्प बताता हूं कि जनवरी में इंडिया पाकिस्तान आपस में वर्चुअली लड़ रहे थे, और वो लड़ रहे थे रन ऑफ कच्छ के इशू पे। दोनों ने एक दूसरे के कुछ इलाकों पे कब्जा किया हुआ था, बाकायदा लड़ाई हो रही थी, बंदे मर रहे थे, लेकिन अयूब खान के लेटर आप उठा के देखें कि जिसमें वो यही कह रहे थे कि जी सवाल ही कोई नहीं कि हम ना तो जो है वो जारियत कर सकते हैं ना किसी मुल्क पे हमला कर सकते हैं, हम तो ज्यादा अगर अपनी फौजों को मोबिलाइज कर सकते हैं तो वो डिफेंस के लिए हो सकती है। इसका आप खुद उठा के देख लें जो अमेरिकी डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट हैं कि जब अमेरिकियों ने इस पे इंक्वायरीज की कि भाई वहाँ क्या हो रहा है, इंडिया शिकायत कर रहा है कि ये हमारे इलाके में घुस गए हैं और मदाखलत कर रहे हैं, तो इन्होंने जवाब में ये जवाब दिया रन ऑफ कच्छ के इशू पे। उसके बाद आप ये देखें कि जब ऑपरेशन जिब्राल्टर इन्होंने लॉन्च किया, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बिल्कुल पुरसकून किस्म के ताल्लुकात थे, कोई लड़ाई नहीं थी, और अयूब खान फार्मूला पेश कर रहा था जॉइंट डिफेंस का। सुतम ज़रीफी में आपको बताता हूँ कि जॉइंट डिफेंस होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के। अमरीकी सदूर को ये बता रहे थे कि इसके बगैर बर्र सगीर का मुस्तकबिल ही खतरे में है, और ये जॉइंट डिफेंस होगा तो हम दोनों मिलके तो कम्युनिज्म का जो है मुकाबला करेंगे जो एक बहुत बड़ा खतरा है और हमारे बॉर्डर्स पे खड़ा है। उसमें जब उन्होंने फौजी दाखिल किए तो जाहिर है इंडिया ने अमेरिका से शिकायत की। अब ये इंडिया के बारे में तो बिल्कुल क्लियर है कि वो सोवियत ब्लॉक या नॉन अलाइन का हिस्सा होने के बावजूद, जो कि पंडित नेहरू की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, वो भी हर शिकायत जो है वो अमेरिका के आगे ही लगाते थे। ये मैं आपको बता दूं, अब डॉक्यूमेंट देख के मुझे लगा है पहली दफा कि जिस तरह पाकिस्तान शिकायत लेके दौड़ता बिल्कुल उसी के साथ साथ वो भी दौड़ते थे। तो उन्होंने शिकायत ये लगाई कि भाई इन्होंने तो आदमी दाखिल कर दिए हमारी सरहद के अंदर। तो अमरीकियों ने उनसे पूछा तो इन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कौन से आदमी, वो तो मुजाहिद हैं, या अगर कोई हैं भी इधर से गए हैं तो वो जो आज़ाद कश्मीर की इनकलाबी हुकूमत है उसने भेजे होंगे। अब वो आदमी जब स्टक हो गए, ना इन्होंने माना हमारे हैं, ना जो है वो इंडिया की तरफ से कोई उसका काम हुआ, तो आगे जाके इन्होंने दूसरा ऑपरेशन ग्रांड सलाम जो है वो लॉन्च कर दिया उन आदमियों को निकालने के लिए, जिसके नतीजे में 6 सितंबर को इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर पे हमला कर दिया। अब अगर आप वो जंग उसके बारे में पढ़ें तो वो शुरू ही इन अल्फाजों से होती है कि 6 सितंबर को अचानक भारत ने जो है वो अचानक का लफ्ज इसको हाईलाइट करें, लाहौर पे हमला कर दिया और हम हैरान रह गए। यानी आप ये अंदाजा लगाएं, मैं आपको बता रहा हूं कि 1 जनवरी से लेके रन ऑफ कच्छ की लड़ाई से लेके ये सारे मार खपाई और ये कुटाई
और ये ऑपरेशन, ये चीजें आप देखें, वो सब उन्होंने माइनस करके इरेज कर दी कि ऐसे तो कोई वाकया ही नहीं हुआ, असल में इन्होंने रातों रात हम पे हमला कर दिया। और मजे की बात है कि उसमें जो चीन ने कम्युनिके जारी किया पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, उसमें भी पहला फिक्रा यही है कि हिंदुस्तान ने जारियत का सबूत देते हुए अचानक 6 सितंबर को लाहौर पे हमला कर दिया। यानी चीनियों ने ये भी गवारा नहीं किया कि हमको इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो ले लें, यानी उन्होंने भी बिल्कुल इसको इस तरीके से शुरू किया। तो ये क्या था, उस जंग के दौरान के जितने वाकयात में, उसमें अयूब खान और जुल्फकार अली भुट्टो दोनों ये कहते थे कि हम अनकंडीशनल हर चीज पे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें हमारी शर्त बस एक है कि कश्मीर में या तो रायशुमारी कराई जाए या फिर जो है वो एक उसूल तय कर लिया जाए कि जी चलें रायशुमारी नहीं होती, लेकिन इस उसूल के तहत हम मसला कश्मीर हल करेंगे, इंटरनेशनल गारंटी दी जाए जिसमें अमेरिका शामिल हो और यूनाइटेड नेशन उसमें शामिल हो। अब ये काम को दुनिया का बहुत बड़ा अमन पसंद आदमी कर सकता है ना जी। अब कश्मीर के बारे में ये कहना कि ये हल करते हैं, इसमें तो कोई जंग वाली बात नहीं हुई ना, लेकिन जंग पे उनका अनकंडीशनल ये चीज थी। लेकिन दूसरी ये मैं कह रहा हूं, अवाम को जो कहते थे वो आपके सामने है। वो आप ख्वाह मेरे ढोल सपैया वाले गाने सुने या जो है पाकिस्तान में क्या हो रहा था 65 की जंग में, क्या जुनून क्रिएट कर दिया गया था, फैज अहमद फैज जैसे लोगों को रेडियो स्टेशन पे बैठा दिया गया था, ये सारी चीजें तो अपनी जगह, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि अंदर से वो क्या कह रहे थे। अब ये शायद मौका था और इस पे भी अयूब खान जो है उसका 100% स्टैंड ये था कि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, ये जो लड़ाई हुई है ये मेरी मर्जी के बगैर हुई है। अलबत्ता जुल्फकार अली भुट्टो का बहुत ही हार्श किस्म का स्टैंड था। वो कहते थे जी हम लड़ेंगे खाली हाथों से और पत्थरों से लड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका ने इमदाद बंद कर दी थी दोनों की, इंडिया और पाकिस्तान। और इसके जवाब में अयूब खान के पास जो है शास्त्री ने ये शर्त रखी थी कि अब भुट्टो को हटाएं, क्योंकि भुट्टो की मौजूदगी में अमन नहीं हो सकता। तो इसमें भुट्टो फैक्टर था अयूब खान को वो, और उन्होंने कहा कि अगर भुट्टो हट जाता है तो एक मायदा अमन पॉसिबल है। ये शास्त्री के वाज़ेह अल्फाज थे जो उन्होंने अमेरिकी एम्बेसडर के साथ कहे उसके साथ मुलाकात में दिल्ली में। तो जनाब ये दोनों जो है वो बार बार ये चीजें रिपीट करते थे कि जी ये तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं, हम कहीं नहीं लड़ना चाहते, हमारा मकसद जो है वो दोस्ताना ताल्लुकात है, आप सिर्फ मसला हल कर दें। मैंने आपको एक मिसाल दे दी, इसको आप आगे जाके 71 के पास अप्लाई करें, 71 की जंग पे या कारगिल की वार पे अप्लाई करें कि एक तरफ आप कहते हैं जी वाजपेयी साहब आएं, हम लाहौर में उनका इस्तकबाल करते हैं, हम अमन चाहते हैं, ये मायदा लाहौर के मुताबिक सारे मामला जो हल हो जाते हैं, दूसरी तरफ आप जो है वो कारगिल होता है। यही बात 65 में हुई। ये सारी चीजें सामने रख के तो मैं इस पे बिल्कुल क्लियर हूं कि इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट लाने से कोई डेफिनेटली उसके फायदे हैं और हम इसे वेलकम करते हैं, दिस इज अ वेलकम मूव। लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि वहां पे हमेशा एक पैकेट ऐसा रह जाता है कि जो फिर उस डॉक्यूमेंट को कोई अहमियत नहीं देता, और यही काम इस दफा भी होगा कि ये डॉक्यूमेंट इमरान खान लेके आएगा, लेकिन क्या इमरान खान की जो है वो पाकिस्तान के जो सारे पावर्स के सेंटर्स हैं उन पे उसकी इतनी गिरफ्त है कि वो कोई इस तरह की बात, अगर आप इस तरह की कोई बात कर लेते हैं तो मैं पूरे दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाते हैं और पाकिस्तान तरक्की की जो रफ्तार है, जो शारा है, उस पर दौड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये कहें कि हमारी पॉलिसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हम जंग नहीं चाहते, आप हथियारों पे पैसे नहीं खर्च करते, आप जंगी जुनून पैदा करके एंटी इंडिया जो जुनून क्रिएट नहीं करते, आप उनके साथ तिजारत करते हैं, बॉर्डर्स खोल देते हैं और ये सारे इकदाम करते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा बूस्ट जो है, ये डिप्रेशन से निकलेगा। जो इस वक्त का डिप्रेशन है इससे पाकिस्तान निकलेगा कि जिसके लिए आपको $2 बिलियन के लिए नया बजट पेश करना पड़ता है। तो इसमें इस पे कौन बहस कर सकता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो प्रायोरिटी नहीं है? डेफिनेटली वो प्रायोरिटी है।
लेकिन इसमें अहम चीज ये है कि पीपल वो जो के शैडो के अंदर रह के काम करते हैं उनको कैसे कंट्रोल करें आप, ये असल सवाल है। सर ये सवाल जारी बात है, ये सेंट्रल सवाल है, ये जो आपने किया है, ये आप जारी बात है इस सवाल को इग्नोर नहीं कर सकते। और इमरान खान ने कहा है कि जो पाकिस्तान के जो जारी बात है अस्करी इदारे हैं वो भारत के हवाले से एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी रखते हैं और उनको बड़ा पता है। लेकिन एक चीज जारी बात है जिसको हम भी समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है और मैं भी एक नए लेंस से देख रहा हूँ, जो 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 इंक्लूजन है इसका मोहित यूसुफ का, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट वो लेके आ रहा है और नेशनल उसको जारी बात है मोहित यूसुफ को जो आशीर्वाद है या मोहित यूसुफ को जो उनको लाया गया है वो अस्करी इदारों की मर्जी से लाया गया है कि वो क्या करते हैं, वो किस तरह का प्लान करते हैं। और सुनने में तो यही आता है, जो पता भी ये चलता है कि दो ही काम थे उनके मेन करने, एक तो इंडिया के हवाले से चीजें ठीक करनी थी और एक अमेरिका के हवाले से, क्योंकि वो खुद अमेरिका में बड़ा रहे हैं और वो सारा कुछ। अब ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें सुनने में आ रहा है किसी ऑफिशियल ने ये कहा है और उसको प्रेस ने भी कवर किया है कि ये कहा जा रहा है कि जी कि हम इंडिया के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि कश्मीर एक इशू है। हम कश्मीर इशू के अलावा जो है वो कारोबार करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं। हम आपको पता है पहले की सिचुएशन ये थी कि माजी में हम कहते थे कि इंडिया कहता था कारोबार करो और या ट्रेड बाकी चीजें करते हैं, हम कहते नहीं पहले कश्मीर करो। फिर एक पॉइंट आया कि हमने कहना शुरू कर दिया जनाब के आओ कारोबार करें, उन्होंने कहा नहीं पहले आप जो है वो दहशतगर्दी का मसला है, आप वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो सवाल उठता था। अभी जारी बात है ये एक फेज इंडिया ने भी देखा है बहुत देर और एक फेज हमने भी देखा है। अभी तो खैर स्टैंड स्टिल है, इमरान खान साहब ट्वीट्स करते रहते हैं, बड़ा बोलते रहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जवाब नहीं देते, जो मैं अक्सर समझना भी चाहता हूँ कि वो क्या इससे अखज करना चाहते हैं। बट एनी हो, वो एक बात की बात है, इसके ऊपर मैंने कुछ शोज भी किया अपने यूट्यूब पर। लेकिन सर ये जो अभी बात आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो मोहित यूसुफ ये कह रहे हैं या ये नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट ये कह रहा है, चले वो माजी वाली बात तो ठीक होगी जिसको आपने एक्सप्लेन किया हॉस्टिलिटी के कि हम नेबर्स के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन ये पॉइंट कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात को इम्प्रूव करना चाहता है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, कश्मीर बेशक पड़ा रहे, हम उस मसले को भी नहीं कहते पहले हल करो, हम कहते पहले आओ कारोबार करो, ट्रेड करो और बाकी चीजें करते बाकी चीजें। आप इसको शिफ्ट समझते हैं कि यस ये भी समझते हैं कि ये भी बस एक इसी तरह ही रहेगा? आप इस एंगल को पॉइंट को कैसे देखते हैं? क्योंकि नॉर्मली तो पाकिस्तान से इस तरह की बात पिछले काफी अरसे से नहीं हो रही। गो के पाकिस्तान भारत से बात तो करना चाह रहा है, हमें समझ भी नहीं आ रही क्योंकि भारत हमें स्पेस नहीं दे रहा फ्रैंकली स्पीकिंग बात करने की, और वो कुछ तरह का माहौल भी पैदा नहीं कर रहे, और हम भी फिर जारी बात है फिर लगे हुए हैं कि नहीं ऐसा तुसी नहीं थे असी भी नहीं बात करना चाहते। लेकिन ये जारी बात है नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट बड़ा सीरियस डॉक्यूमेंट है जो कि 2022 से 2026 तक है, 5 साल के लिए वो कह रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दिस कि क्या वाकई पाकिस्तान मूव ऑन करना चाहता है क्योंकि हमारे इकोनॉमी के बड़े मसले हैं? बल्कि साथ में बता दूं कि जैसे शाह महमूद कुरैशी अभी रोमानिया और स्पेन का विजिट करके आए हैं, तो जो उनकी जो सेंट्रल जो डिस्कशन थी वो कश्मीर पे नहीं थी, वो जीएसपी प्लस पे थी, वो एफएटीएफ पे थी, वो ट्रेड पे थी, वो इन चीजों पे वो कर रहे थे बात, और अफगानिस्तान पे कर रहे थे, एंड देयर वाज नो मेंशन ऑफ इंडिया और कश्मीर इन हिज ट्वीट्स में या जो प्रेस रिलीज आती है उसमें। तो जिससे पता चलता था कि इस तरह की चीजें हल्का फुल्का उन्होंने कश्मीर का मैंने चेक किया बाद में थोड़ा बहुत किया, लेकिन कहीं था नहीं। तो आप इसको कैसे देखेंगे सर? नहीं देखें, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये डेफिनेटली एक शिफ्ट है, बिल्कुल है, इसको शिफ्ट ना कहना ज्यादती है, और एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। ख्वाह ये इम्प्लीमेंट ना हो, और इसमें ये देखना बाकी है कि इस डॉक्यूमेंट के पीछे कौन कौन लोग खड़े हैं, क्या इसके पीछे जो पावरफुल लॉबीज हैं वो खड़ी हैं और वो इसको ऑन करती हैं। अगर वो इसको ऑन करती हैं तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत का पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से पहला बड़ा डॉक्यूमेंट होगा या पहला बड़ा कदम होगा जिसके कोई पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हैं और जिसके आम आदमी की जिंदगी पर कोई असर पड़ सकता है। जहां तक शिफ्ट की बात है जनाब, वो पहले मैंने माजी की मिसाल इसलिए दी थी कि देखें जो आपकी 65 की वार थी, मैं इसकी दूसरी मिसाल आपको देता हूँ, उसमें लाल बहादुर शास्त्री की वायद शर्त ये थी जंग बंदी की
कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया को ये नहीं कहेगी कि आप मसला कश्मीर हल करें। अगर आप ये मान देते हैं और हमें दबाव नहीं डालते तो मैं अभी जंग बंद कर देता हूँ। ये 16 दिसंबर 1965 की बात है, जो खत लिखा शास्त्री ने जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे पहली और आखिरी शर्त जो जुल्फकार अली भुट्टो और अयूब खान की थी कि कश्मीर पे अगर बात नहीं होती तो हम कभी जंग बंदी खत्म नहीं करेंगे। और इसी बात पे भुट्टो साहब ने कहा था कि हम पत्थरों से और खाली हाथों से लड़ेंगे। लेकिन आप ये देखें कि जब उनको कहा गया कि आप थोड़ा सा रियलिटी एक्सेप्ट करें और अपने इर्द गिर्द के हालात देखें, तो आप देखें 16 की मैं बात कर रहा हूं, तो 10 दिन में 22 जो है सितंबर को उन्होंने जंगबंदी का ऐलान कर दिया, जिसमें कश्मीर का कोई जिक्र उन मानों में बिल्कुल इसी तरह था जैसे आप यहाँ कह रहे हैं। स्पेन या बल्गारिया में कहाँ आप कह रहे हैं, रोमानिया में किया उन्होंने, उसमें महज एक रेफरेंस था। या भुट्टो साहब ने तकरीर कर दी थी यूनाइटेड नेशन की कि हम यूनाइटेड नेशन को आखिरी मौका देते हैं, यानी जंगबंदी कबूल करने के बाद जो कि अनकंडीशनल थी, तो तकरीर में कह दिया कि अगर यूएन जो है वो कश्मीर हल नहीं कराता मसला तो हम जो है वो यूएन की मेंबरशिप से निकल जाएंगे। ये इस तरह की एक स्टेटमेंट की धमकी आप देख लें। उसके बाद आप ताशकंद में बैठ के जो डॉक्यूमेंट लिखते हैं उसमें क्या लिखा था, उसमें तो आपने कश्मीर से सरेंडर कर दिया था। उसमें एक साइड पे या फुट नोट के तौर पे ये लिख देना कि ठीक है जी, हम तमाम मामलात में इंक्लूडिंग कश्मीर हिंदुस्तान के साथ पुरअमन तरीके से बात करेंगे, तो वो एक शिफ्ट थी 71 में। उसके बाद तो कश्मीर आप ये देखें कि डिस्कस ही नहीं हुआ ना, 40 साल तक 50 साल तक वोट ऑफ वो रहा। लेकिन उसमें जो दो चीजें थी, एक माहदाए ताशकंद और उसके बाद माहदाए शिमला, ये दोनों मौकों पे पाकिस्तान ने लिख के दे दिया था कि कश्मीर पे हमारी अप्रोच बदल गई है। सो दिस इज नॉट समथिंग न्यू। तीसरी दफा इमरान खान ने बगैर लिखे ये क्लियर किया 5 अगस्त 2019 को कि कश्मीर पे हमारी अप्रोच जो है वो बदल गई है। यानी जिसका मतलब ये है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान में जो जुनून था और जो एंटी इंडिया जो है एक हम जो है हवा क्रिएट करते थे वो अब नहीं करेंगे। और उन्होंने ज़ाती तौर पे लोगों को मना किया, अपनी पार्टी के लोगों को, कि आप जो है वो आज़ाद कश्मीर में जुलूस मत निकालें या सरहदों की तरफ मार्च मत करें, जो कि एक आप यूं समझ लें कि शिफ्ट है आपकी जो है वो 70 साल पॉलिसी में हर रोज जुलूस निकालते हैं आप, कभी इस्लामाबाद में इंडियन एम्बेसी के सामने और कभी यूएन ऑब्जर्वर के सामने हर रोज एक जुलूस निकलवाते हैं जिसपे सरकारी फंड खर्च होता रहा और एजेंसियों के पैसे लगते रहे। तो अचानक 2019 का अर्थ शेकिंग वाकया हुआ तो आपको सांप सूंघ गया कि ना आप कोई जो है वो जुलूस निकाल सकते हैं, ना मजम्मती बयान जारी कर सकते हैं। तो ये शिफ्ट ही थी। उस शिफ्ट को अब उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है और ये जुर्रत का सबूत दिया है कि हम कश्मीर पे सरेंडर कर चुके हैं, उससे हाथ धो चुके हैं, तो अब हमें होश के नाखन लेने चाहिए। अब ये बहुत बड़ा एक ट्रेजिक सीन है, दोनों तरफ से देखें, कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी सारे ये तफजात कंसर्न्स वो कंफर्म हो जाते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा किया हमारे साथ पाकिस्तान की रूलिंग एलीट ने। दूसरी तरफ देखें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है और पाकिस्तान के हुक्मरानों का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी जो है वो कश्मीर आज़ाद कराना नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने अवाम की जो ज़रूरियात हैं और उनकी जो हालात ज़िंदगी हैं उसमें तब्दीली के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि कश्मीर आज़ाद कराते कराते जो 75 साल उनके गुजरे हैं उसमें अगली आज़ादी भी गई है दोनों तरफ से। तो इसलिए जनाब ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अगर इस डॉक्यूमेंट को बैकअप किया जाता है और पाकिस्तान की जो पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट है वो इसके पीछे खड़ी है, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी इसके पीछे खड़ी है, तो मैं समझता हूं कि इससे बर्रे सगीर का मुकद्दर बदल सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, इससे बड़े सगीर का मुकद्दर बदल सकता है और बहुत तब्दीलियां आ सकती हैं। लेट्स सी, जारी बात है आपने सर बड़े हिस्टोरिकल फैक्ट्स और माजी के लीडर्स को के डिफरेंट वाकयात और स्टोरी जो हमारे साथ शेयर की है कि किस तरह माजी में भी बहुत सारे ये इसमें 1 मिनट में क्लियर कर लूं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। जो अयूब खान की स्टोरी को मैंने इतनी तफसील से क्यों किया, कि अयूब खान एक तरफ तो कहते कि इंडिया पाकिस्तान जॉइंट डिफेंस
डिफेंस, और कम्युनिज्म। दूसरी तरफ उन्होंने गोरिल्ले दाखिल कर दिए थे। मैं इस बात के लिए मैंने ये मिसाल दी कि ऐसा ना हो कि इधर ये हमें डॉक्यूमेंट दिखा रहे हूँ कि जनाब हमारा जो है वो पॉलिसी बदल गई है, और अंदर से लोग गुज़श्ता 6 महीने से मैं सुन रहा हूँ कि वहां पे जो 14 आदमी मारे गए हैं गुज़श्ता इस साल कश्मीर के अंदर, उनमें से 7 जो हैं वो आज़ाद कश्मीरी हैं। देखिए, एक मेरी अपनी जाती राय इसमें बैरिस्टर साहब ये है कि एक बहुत बड़ी लॉट जो है वो मोटिवेट हो चुकी हुई है। वो शहीद भी होना चाहते हैं और वो समझते हैं कि जी माजी में जो हुआ वो चल रहा था। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान ने कहा था मुझे, और जो जो आपने भी थोड़ा जिक्र किया है कि मार्च ना किया जाए कश्मीर में, अब ये इस तरह की जो चीजें हुई, जो इमरान खान ने भी कहा कि अगर कोई पाकिस्तानी कश्मीर में जाकर जहाद करेगा तो वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं, वो दुश्मन होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। बाकी फिर माजी तो माजी है सर, उसको जी वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो हकीकत है, वो जो डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, जो हिस्ट्री लिखी गई है, और जारी बात है भारत और पाकिस्तान ने अपनी मर्जी की हिस्ट्री लिखी है, हमने भी अपनी मर्जी की लिखी है, उन्होंने भी हिस्ट्री लिखी है। बट एनी हाउ, ये एक डेवलपिंग सिचुएशन तो है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इस डॉक्यूमेंट को पावरफुल हल्के सपोर्ट करें और इसके पीछे खड़े हों, तो जाहिर बात है ये बहुत बड़ी तब्दीली है और इसको वेलकम भी किया जाना चाहिए। लेकिन इसको सिर्फ ये ना हो कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट ही हो, इसमें इसके अंदर स्पिरिट भी होनी चाहिए, ताकि हमें ये यकीन रहे कि हमारी हुकूमत सिर्फ बातें नहीं करती, एक्चुअली अमल भी किया जाता है, और बाकी जो तमाम अदारे हैं और जो पावरफुल हल्के हैं वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर हामिद बशानी साहब, सर, इसको अनर्थ करने के लिए, सारी स्टोरी को हमारे साथ एक्सप्लेन करने के लिए, और हमें जो न्यू नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है इसका जो इंडियन कंपोनेंट है या कश्मीर कंपोनेंट को समझाने में। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी चीमन साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।